नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय में पाठ 8 जिसका नाम है सुधा मूर्ति पढ़ेंगे। इसका साहित्य प्रकार है जीवनी और उसका कोई लेखक नहीं है, संकलित है। और सुधा मूर्ति का नाम जाना पहचाना और बड़ा वो नाम है, जो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। और उनके जीवनी यानी इसमें सुधा मूर्ति किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, कैसे संघर्ष किया, जब वो पढ़ाई कर रही थी, जब जॉब का वक्त आया तब उस समय में पुरुष प्रधान समाज में उन्होंने किस तरह से अपने को स्थापित किया, वो सभी बातें इस पाठ में हमको देखने को मिलती है। और सुधा मूर्ति ने ये उस समय नारियों के लिए एक नया रास्ता शुरू किया और नए पथ की उन्होंने शुरुआत की, वो बात बताई गई है कि अगर हम आज बात करें तो आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है। हर क्षेत्र में हम देखते हैं, चाहे एयरलाइंस हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो या रेलवे, एसटी, शिक्षा, आरोग्य है या कंपनी, हर जगह पे हमें नारी के दर्शन होते हैं और हर जगह पे नारी बखूबी अपने काम को अंजाम देती है और वह पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर वह काम करती है और अपने को जो कौशल है, कुशलता है, उसका वह बखूबी उपयोग करती है और उस कंपनी या जो फील्ड में वहाँ वो तरक्की उन्नति के लिए प्रयास करती है। तो नारी, जिसे हमारे प्राचीन समय में नारी के सिर पर कुछ अन्याय हुआ, उसे घर में ही रखा जाता था, उसको पढ़ाई की पाबंदी थी। लेकिन आज के समय में नारी जो है, स्त्री और पुरुष को शिक्षा का एक समान अधिकार है। आज कोई ऐसा नहीं कि भाई लड़का है तो उसको ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे मसले हैं कि जहाँ बयान चलता है या पुराने रीति रिवाजों में मानने वाला समाज हुआ, आज भी नारी को शिक्षा नहीं देता, उससे वंचित करता है। अगर नारी पढ़ी लिखी होगी तो उससे क्या होता है कि जो उसके बच्चे होंगे तो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएगी, उससे अपना उसका घर, उसका समाज, गांव और देश और दुनिया को उसका लाभ होगा। इसलिए कहा गया है कि पढ़ी हुई नारी है वो 100 शिक्षक के बराबर होती है। और बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला अगर हम बात करें स्कूल, तो माँ की गोद है। यानी इसलिए हमें नारी को पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो पढ़ी लिखी माँ अच्छी बच्चे की परवरिश करती हैं और वह बच्चा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इंसान को पढ़ने से, एजुकेशन, पढ़ाई से इंसान के जीवन में जो अंधेरा है वो दूर होता है। और हर धर्म में पढ़ाई के बारे में जोर दिया गया है, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, हर धर्म में पढ़ाई के बारे में जोर दिया गया है और लड़की और लड़के को समान गिना जाता है। तो आज हम बात करें तो जब भी नारी को अवसर मिला, मौका, तो उसने उसको मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, उसने उस अवसर को लाभ किया और उसमें कामयाब हुआ। आज वो प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है। इसलिए लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए। हमें देखें तो फिर हर जगह पे नारी है कि जो उसका लिंग और जाति भेद है कि नारी है तो नहीं काम कर सकती, गलत है। हर क्षेत्र में, चाहे बैंकिंग, हर क्षेत्र में उसे हमें आड़े, हम अगर उसको इस तरह कहें तो नारी तो पढ़ नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, गलत बात है। प्रस्तुत पाठ में वर्णित सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है। तो बात करें हम पाठ की, कि सुधा मूर्ति महिला के लिए प्रेरणा मूर्ति है। प्रेरणा मूर्ति जो इंसान को प्रेरणा देता है कोई चीज़ कार्य करने के लिए। और हर कोई नहीं, जैसे महात्मा गांधी जी ने आज़ादी की प्रेरणा मूर्ति थी, उन्होंने शुरुआत की। अगर वो 2014 में तकरीबन आए, 14-15 में भारत देश वापस अफ्रीका से, अगर उन्होंने भी ऐसा सोचा मैं करूँगा अकेला, क्या होगा, मेरे अकेले करने से क्या होगा, तो देश आज़ाद नहीं होगा। उन्होंने शुरुआत की कि इंसान को अच्छे काम की शुरुआत करनी पड़ती है, उसके बाद इंसान अकेला चलता है तो कारवां बन जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने भी ऐसा सोचा कि मैं क्या करता, हर कोई तब के समय, उस समय हर कोई भारत या बापू की तरह बन सकता था, नहीं थी, ठीक है। लेकिन बापू ने सोचा नहीं मैं अकेला करूँगा, तो वो अकेले लड़े, खड़े हुए, देखा तो सब उनके साथ आया। इसलिए वो प्रेरणा होती थी आज़ादी की, स्वतंत्रता।
इसलिए सुधा मूर्ति ने भी बहुत कस की संघर्ष किया, और सुधा मूर्ति की अगर हम जीवनी पढ़ते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से संघर्ष करके आ गए। तो इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, कोई कार्य असंभव नहीं है। वो खाना तो बनाती है लेकिन साथ में साथ बहुत कुछ कर सकती है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण यानी महिला को मजबूत बनाना, उसका विकास करना, उन्नति करना, उसको सशक्त करना, शक्तिशाली बनाना, इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रेरणा हो या योगदान हो तो सुधा मूर्ति का। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो या तकनीक हो, हर क्षेत्र में सुधा मूर्ति ने अपने नाम को आगे किया है और उन्होंने महिलाओं की तरक्की के लिए हर प्रयास संभव किया। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। इस पाठ में अगर हम बात करें तो स्त्री के लिए कोई कार्य क्षेत्र नहीं, ये भाई चलो ये काम है कि शॉप चलाना तो चलाए, उसके हार्ड वर्क नहीं है, ऐसा नहीं। हर क्षेत्र में स्त्री के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बॉर्डर या कोई हद नहीं है। हर क्षेत्र उसके लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है कार्य करने के लिए, तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव ना रखा है। जाति और लिंग, पुरुष या स्त्री, जाति हम देखते हैं, हम छोटी जाति का है। इस जाति से हमारे देश की तरक्की नहीं, और इसके मुख्य कारण है यही, हमने पाठ 4 में भी पढ़ा था। और आज भी हम देख रहे हमारा देश बहुत समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे भाषावाद हो, प्रांतवाद हो, जातिवाद हो, धर्मवाद, क्षेत्र, बस अंदर वो सब कोई भारत का नहीं होता है। इसलिए दिक्कत है भाई की गलत बात है, इसको हम सबको छोड़ना होगा। उसके लिए हमारी तरक्की नहीं है, क्योंकि हम अपने आपस के झगड़ों में से समय नहीं निकाल सकते, इसलिए हम तरक्की की ओर देख नहीं सकते। तो हम पाठ की शुरुआत करें पेज नंबर 19 पे हम देखेंगे कि अप्रैल 1974 की बात है, 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लगे चल रहे थे। जब इस पाठ की शुरुआत होती है तब 1974 की साल है। बेंगलुरु जो कर्नाटक है, उसकी राजधानी है बेंगलुरु, कैपिटल सिटी, तो वहाँ गर्मी पड़ रही थी। और भारतीय विज्ञान संस्थान है जो उसका परिसर यानी उसका जो आंगन है बड़ा खुला मैदान, उसमें गुलमोहर का पेड़ है, बड़े बड़े वृक्ष है, उस पर लाल रंग के फूल लगे हुए। हम देखते गुलमोहर को गर्मी के मौसम में उसमें फूल खिलते तो झूम रहे, हवा चल रही है तो झूम रहे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर। तभी कंप्यूटर, सुधा मूर्ति कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर रही थी, वो कॉलेज की स्टूडेंट थी। ठीक है, तभी वह कंप्यूटर अपनी पढ़ाई का क्लास समाप्त करके वो अपनी हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र जो वहाँ संस्थान में नोटिस बोर्ड था कि जहाँ पर हम देखते हैं बड़ी बड़ी संस्थान होती है, स्कूल होती है, कॉलेज होती है, वहाँ पर जो जॉब होती है उसके लिए क्या वहाँ पे वो विज्ञापन लगे हुए हैं। विज्ञापन को हम गुजराती में लोग जाएगा या अंग्रेजी में एडवर्टाइज भी कहा जाता है, वो वहाँ पे लगा हुआ था। तो यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। ये जो विज्ञापन था, ये जाहिरात थी, ये एडवर्टाइज थी, वो प्रसिद्ध कंपनी टाटा जो भारतीय क्षेत्र की, भारत देश की बड़ी कंपनी में उसकी गिनती होती है, वो टाटा, क्योंकि टाटा इसकी जो दूसरी सब कंपनी है टेल्को, उसके द्वारा प्रसिद्ध था। जो नौकरी के इच्छुक है उनके लिए वो विज्ञापन था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न दीजिए। कि जो आवेदन वो विज्ञापन था उसमें इस तरह से दिया हुआ था कि भाई कंपनी को योग्य, अच्छे, पढ़े लिखे और परिश्रमी, मेहनती लोगों की, इंजीनियरों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ज़रूरत है। लेकिन चौंकाने वाली, आश्चर्य वाली बात यह थी कि छोटी अक्षरों में नीचे लिखा हुआ था कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना करें, यानी एप्लीकेशन ना भेजें महिला उम्मीदवार। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा,
हाँ, यही तो लिखा था, उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ बची नहीं कि सुधा मूर्ति ने जब पढ़ा तो उन्हें नौकरी की तो उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। उसे ऐसा लगा कि शायद मेरी गलती हो रही है, दोबारा पढ़ा तो वही बात थी कि भाई महिला उम्मीदवार आवेदन ना करे, एप्लीकेशन ना करे। तो अब उसको आश्चर्य हुआ और उसने कहा, उसे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि तब सुधा मूर्ति नौकरी नहीं करना है, वो आगे पढ़ाई के लिए उसे जो स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, छात्रवृत्ति, वो पाकर वह आगे विदेश फ़ॉरेन जाकर आगे की पढ़ाई करनी चाहती थी। स्नातकोत्तर यानी जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है कॉलेज, उसको बोलते हैं स्नातकोत्तर। तो उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहती थी। परीक्षा के बाद वो रिसर्च की डिग्री के लिए, रिसर्च करने के लिए वो आगे विदेश जाकर वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। परंतु यहाँ यह भेदभाव देखकर उसे स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं, हजम नहीं हुई। ये गलत बात है, उसे अच्छा नहीं लगा कि ये क्या है, अगर लड़की पढ़ सकती है इतना अच्छा इंजीनियर में तो उसे नौकरी नहीं दे सकती, गलत बात है, उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। सुधा मूर्ति इतनी तेज दिमाग थी, इतनी होनहार होशियार थी कि हर बार वह प्रथम स्थान, पहले नंबर पर वो पास होती थी। और जो उसका कंप्यूटर विज्ञान का जो क्लास रूम है, कक्षा है, क्लास है, वर्ग है, उसमें जो उसके सहपाठी है यानी उसके साथ पढ़ने वाले दूसरे विद्यार्थी है, स्टूडेंट, उसमें लड़के थे सब और अकेली सुधा मूर्ति लड़की थी। तो सोचने की बात है, इतने सारे लड़कों के साथ एक लड़की अगर अकेली पढ़ रही है तो उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। क्योंकि हमें भी कभी कभार वो महसूस होता है अगर कोई ज़्यादा लड़कियाँ होती है, स्त्री होती है, वहाँ पर बैठे तो हमें ऐसा लगता है कि हम किससे बात करें। तो वो इतने सारे लड़कों के साथ अकेली कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी, जो काबिल-ए-दाद थी और प्रथम आती थी हर बार। लड़कों को पीछे वो छोड़ के वो हर बार प्रथम आती थी अपनी क्लास में। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये गलत बात है कि नारी और पुरुष के बीच भेदभाव के बस सिर्फ पुरुष ही नौकरी कर सकते, ये गलत बात थी। तो उसे लगा कि ये गलत है कि बस तो क्या उसके लिए कुछ करना होगा, ये भेदभाव को सहना नहीं। क्योंकि कोई इंसान जुल्म को सहन करता है वो भी एक पाप है, गुनाह है। इंसान किसी के ऊपर अत्याचार सहन करता है या कोई उसके साथ अन्याय हो रहा है उसको सहन करता है तो भी धर्म में कैसा कहता है वो बड़ा पाप है, गुनाह है, तो हमें नहीं सहन करना चाहिए, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो उसे लगा कि ये गलत बात है। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेज़ी से हॉस्टल की ओर चल दी। तुरंत उसने अपनी डायरी निकाली, उसमें जो आवश्यक सूचनाएं थी, नोट्स उसने लिखी और अपने हॉस्टल की ओर तेज़ी से चली गई। जो हॉस्टल जो छात्रा जहाँ रहते वो छात्रालय बीच कहा जाता है। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का न्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं इसके बारे में जो विज्ञापन में लिखा है कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना करो, भेदभाव, इसके बारे में मैं टाटा जो कंपनी उसका सर्वोच्च अधिकारी यानी सबसे बड़ा अधिकारी है उसको मैं इसके बारे में जानकारी दूँगी। आप गलत कर रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी है नामचीन, और आप ये करके गलत कर रहे हो, अपनी छवि को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं इस बारे में उनको लिखूँगी। लेकिन वो सर्वोच्च अधिकारी को उसको नाम मालूम नहीं था, लेकिन केवल इतना उसको पता था कि टाटा समूह के प्रमुख है, जो मुखिया है सर्वोच्च, उसका नाम है JRD टाटा है। पूरा नाम मालूम नहीं, JRD टाटा। उसने पोस्टका लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है।
तो तुरंत उसने पोस्ट कार्ड लिया, जो पोस्ट कार्ड आता भी शायद 50 पैसे था या 1 रुपये का आता है पोस्ट कार्ड, जो तब फिर रंग का होता है। तो वो पोस्ट कार्ड उसने लिया, उसने लिखा टाटा को, जो JRD टाटा ने उनको संबोधित करते हुए संबोधन किया, और JRD टाटा के नाम से उसने लिखा, और उसने कहा आप जैसी भारत की बड़ी कंपनी नामचीन, जो लोहा यानी लोखंड जिसे बोला जाएगा, इस्पात यानी पुर्जे, जो मशीनरी होती है जिन्हें આપણે મશીનરી સ્પેર પાર્ટ હોય છે એને इस्पात कहा जाएगा हिंदी में। रासायनिक पदार्थ खातर है जो खेत खलियान में खेत में डाला जाता है, उसकी बात है रासायनिक खातर। कपड़ा मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए, मशीन बड़े बड़े बनाती है टाटा कंपनी। और भारतीय विज्ञान जो संस्थान है उसकी भी टाटा ने स्थापनाएं की है। काफ़ी बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान हैं जो जहाँ जो तकनीकी क्षेत्र की पढ़ाई की जाती है वो टाटा ने बनाए हुए अपने खुद के संस्थान। तो मैं सौभाग्य से किस्मत वाली हूँ कि मैं आपके ही संस्थान में आपके ही संस्थान में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और आपकी मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ कि आपकी ही एक शाखा है, आपकी एक जो ब्रांच है टेल्को, वो इस तरह से कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। उस समय तार जैसे फैक्स था कि हम फैक्स को यहाँ से टाइप करके दूसरे जगह पर, उस तरह से वहाँ पे तार की सिस्टम थी उस टाइम में। तार वो अब तो भारत में कहीं चालू नहीं था सिस्टम, तार से उसको मैसेज मिला। फैक्स द्वारा ये आता था कि वहाँ से टाइपिंग करो मिल जाता था। तो क्या उसी 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर के साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। 10 ही दिन बाद उसने तो अर्जी नहीं किया, एप्लीकेशन किया ही नहीं, आवेदन नहीं किया सुधा मूर्ति। लेकिन सुधा मूर्ति को टाटा को जब उसने पोस्ट का लिखा, शिकायत लिखी कि आप गलत कर रहे हो, तो टाटा JRD टाटा के संबोधित था उनको मालूम है कि लड़की ने लिखा है, तो उन्होंने अपने खुद ही JRD टाटा ने प्रमुख उनके आदेश दिया और उनको सुधा मूर्ति को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया। उसको मुलाकात इंटरव्यू के लिए बुलाया कि आप आओ, और उसको आने के लिए क्या है पुणे कंपनी के खर्चे पर। देखो अगर इंसान बोलता है अन्याय हो रहा है तो सही बोल रहा है तो उसको बोल रहा है। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति ने अपनी आवाज़ उठाई कि स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कंपनी ने अपने खुद के खर्चे पर, जो महाराष्ट्र में आया हुआ पुणे शहर है, वहाँ अपने इंटरव्यू के लिए कंपनी ने खर्चा उठाया सुधा मूर्ति का। बेंगलोर से आना है सुधा मूर्ति को पुणे, तो उसका खर्च पूरा कंपनी ने आने जाने का किराया दिया, रहने का सब कुछ कंपनी ने इंतजाम किया। और सुधा मूर्ति को कहा कि आप साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए मुलाकात के लिए आओ। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। वह आवश्यक जरूरतों के साथ पुणे पहुंच गई और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू शुरू हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। कभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि उसको तकनीकी क्षेत्र के हर सवाल पूछे गए, हर सवाल का उसने सही जवाब दिया। तभी एक बुजुर्ग बूढ़ा इंसान बैठा हुआ एक तरफ, उसने प्रश्न पूछा कि तुम जानते हो कि हमने कंपनी ने क्यों लिखा था कि स्त्री उम्मीदवार आवेदन न करें? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। कि फैक्ट्री का रूल्स है, नियम है कि यहाँ जो मुख्य कार्यस्थल है वहाँ पे कोई महिला की नियुक्ति उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता।